के, जिसे आप कहते हैं व्यक्ति के या विद्यार्थी के चरित्र और व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए जहां दूसरी तमाम चीजें जरूरी हैं, वहीं साहित्य और कला भी बेहद जरूरी है। इतना सारा रोजगार है, इतने दरवाजे खुले हुए हैं, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। जो साहित्य के साथ, भाषा के साथ, कला के साथ जो जुड़ी हुई स्किल्स हैं, जो जुड़े हुए कौशल हैं, उनमें अगर आपने महारत हासिल की तो आप इस दुनिया के बड़े काम की चीजें। आपको अभिव्यक्त तो अपने आप को करना ही पड़ेगा। अभिव्यक्ति कौशल, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग और अपनी बात को समाज में अच्छी तरह से पेश करने का जो हुनर है, वह आपको साहित्य की विविध विधाओं के पढ़ने से ही आएगा। हम अपने अनुभव से बताते हैं कि साहित्य, संगीत, कला बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए। देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूँ कि आज का दौर मेरिट का दौर है। अगर आप अपने सब्जेक्ट में मेरिटोरियस हैं तो यकीनन आपकी कदर है, आपके लिए रोज़गार है। अपने सब्जेक्ट में मेरिटोरियस रहे, सबसे क्या कहते हैं कि सबसे आला तरीन, सबसे अव्वल, सर्वश्रेष्ठ रहे वो, तो सबसे बेहतरीन रहेगा, उसको रोज़गार की कोई परेशानी नहीं होगी। प्रिय दर्शकों, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में आपका खैर मकदम है। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं उसका उन्वान है समाज और साहित्य। इस विषय पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे दरमियान स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर ऋषभ देव शर्मा सर। आपका ताल्लुक़ दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा से रहा है और फ़िलहाल हमारे डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आपका खैर मकदम है सर। हमारे दूसरे मेहमान हैं प्रोफेसर गोपाल शर्मा सर। अर्बामिंच यूनिवर्सिटी के शोबे अंग्रेज़ी के सदर रह चुके हैं और फ़िलहाल हैदराबाद में मुकीम हैं। मैं आपका इस्तकबाल करता हूं सर इस प्रोग्राम में। हमारे तीसरे मेहमान प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीद सर हैं, जो डीन लैंग्वेजेस रह चुके हैं इसी यूनिवर्सिटी में और फ़िलहाल हमारे डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन से वाबस्ता हैं। आपका खैर मकदम है सर। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रोफेसर ऋषभ देव शर्मा सर से जी। जैसा कि सर आप जानते हैं समाज में जो कुछ घटित होती हैं घटनाएं, तो वो वही चीज़ें हमें लिटरेचर में दिखाई देता है। यानी लिटरेचर को समाज का आईना कहा गया है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है। तो मैं चाहता हूं सर कि आप हम लोगों की रहनुमाई करें कि किस तरह से ये साहित्य समाज को एक शेप देता है, एक वैल्यू स्थापित करता है। इस पर हम आपकी रहनुमाई चाहेंगे सर। आदरणीय आफ्ताब जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है और जहाँ तक समाज और साहित्य के आपसी रिश्ते की बात है तो सच ये है कि दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि साहित्य ही नहीं, जितनी भी रचनात्मक विधाएं हैं, जितनी भी कलाएं हैं, उन सब की प्रेरणा समाज से ही प्राप्त होती है। उनकी विषय वस्तु समाज से ही कोई रचनाकार लेता है और इसी को हम कहते हैं कि साहब साहित्य में जो है यथार्थ होता है। इसे हम कहते हैं कि जैसा अभी आपने कहा कि साहित्य समाज का दर्पण है। लेकिन एक बात और ध्यान में रखने की है कि जो हमारी वास्तविक दुनिया है हमारे सामने, उसमें और साहित्य की दुनिया में या साहित्यकार की दुनिया में कुछ फर्क भी होता है। और वो फर्क इसलिए होता है कि एक दुनिया साहित्यकार के अपने मन में होती है और वह वो दुनिया होती है जिसे वो देखना चाहता है। यानी एक दुनिया है जो हमारे सामने है, जिसे हम यथार्थ कहते हैं। एक दुनिया है जो उस रचनाकार के लिए एक तरह से आदर्श है। और इस यथार्थ और आदर्श की जो कहें कि एक तरह की जो आपस में गुथागुथी है, उससे निरंतर नई नई रचनावलियों की संभावनाएं सामने आती हैं। आपने कहा कि किस तरह से साहित्य समाज को प्रभावित करता है। ये बहुत सोचने की बात है कि साहित्य का मनुष्य के मन पर, उसके मस्तिष्क पर, उसकी भावनाओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। साहित्य में जो
निहित विचार हैं, भाव हैं, सिद्धांत हैं, आदर्श हैं, वे सब पाठक के मन को अपने साथ बहाकर ले जाते हैं, जो शक्तिशाली साहित्य है। हम कहते हैं कि साहब एक इस प्रकार की विशेषता जो है रचना के अंदर होती है, साहित्य के अंदर होती है, कि वो अपने पाठक को, दर्शक को, श्रोता को अपने साथ बहाकर ले जाए। ये जो साथ बहाकर ले जाना है, इसे हम एक तरफ तो उसके आनंद के साथ जोड़ते हैं, जिसका एक स्तर मनोरंजन का भी हो सकता है, लेकिन दूसरा और बड़ा स्तर जो है वो आत्मिक आनंद का है। तो एक तो यह है कि मनुष्य के मन को, उसकी चेतना को, उसकी आत्मा को संविद चित्त विश्रांति, एक सब प्रकार का, जिसे आप कहें कि एक पॉइज जैसी स्थिति में पहुंचाने का काम साहित्य करता है। ये तो उसका मनोवैज्ञानिक पक्ष है, लेकिन उसका सामाजिक पक्ष है। और सामाजिक पक्ष यह है कि उसमें निहित जो चरित्र हैं, उसमें निहित जो मूल्य हैं, जीवन मूल्य हैं, उसमें निहित जो कहें कि आदर्श हैं, वे धीरे 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 पाठक के मन को प्रभावित करते हैं, उसमें चिपकते जाते हैं और इस प्रकार से एक संस्कार का निर्माण करते हैं। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि साहित्य समाज में संस्कार का निर्माण करने का काम करता है और यही उसकी बड़ी अर्थवत्ता और सार्थकता है। प्रोफेसर गोपाल शर्मा सर, जैसा कि आप जानते हैं कि साहित्य में बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स होते हैं और उसमें मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ का जिक्र भी होता है, संघर्ष होता है, बहुत सारी क्रिटिकल थिंकिंग होती है और इस बिना पर आप जानते हैं कि बहुत सारे इंकलाबात आए हैं साहित्य में। इन थिंकिंग्स की वजह से जो कुछ के हासिल होता है पाठकों को, तो इस सिलसिले में मैं जानना चाहता हूं सर कि किस तरह से साहित्य एक इनकलाब बर्पा करता है और एक समाज में एक बेहतरी की तरफ लाने की कोशिश करता है। आपने जो ये प्रश्न पूछा है, इससे मैं पीछे चला गया हूँ इतिहास में। एक बड़े विद्वान थे देकार्त, उन्होंने कहा था, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, आई थिंक देयरफॉर आई एम। तो हमारा संपूर्ण अस्तित्व मनुष्य का इस पर निर्भर करता है कि वह सोचता है, लेकिन अब वो क्या सोचता है यह भी निर्भर करता है उन परिस्थितियों पर जो उसके आमने सामने और इर्द गिर्द हैं। यदि वह अपने चारों तरफ हिंसा देख रहा है, द्वंद्व देख रहा है, वह चारों तरफ देख रहा है कि लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे के प्रति घृणा का वातावरण है, मुझे याद आता है महमूद दरवेश की कविता आइडेंटिटी कार्ड। उससे लोग पूछते हैं कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, वह अपनी आइडेंटिटी क्या बताए। आज महमूद दरवेश तो नहीं है, लेकिन उनकी कविता या उन्होंने जो अपनी आइडेंटिटी बताई अपनी कविता के द्वारा, उसको लेकर अरब देशों में वह पढ़ाया जा रहा नहीं जा सका है और इज़राइल में पढ़ाया जा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक कवि, लेखक या साहित्यकार अपने पाठकों को एक ऐसी भूमिका देता है जिसमें वे सोच सकें। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग तभी कर सकेंगे जब वे सोचेंगे। पहले वो थिंकिंग करेंगे और फिर वो क्रिएटिव थिंकिंग करेंगे। क्रिएटिव थिंकिंग, उसमें को जोड़ना। जब भी हम कोई साहित्यिक कृति पढ़ते हैं तो हम ये सोचते हैं कि इसे हम कैसे आगे बढ़ाएं, अगर हमें अपना परिचय देना हो तो हम कैसे दें। और इसी से आज के समाज में आक्रोश की कविता, या आक्रोश या दलित कविता या पसमानदा कविता या इस प्रकार का साहित्य इसीलिए आ रहा है क्योंकि लोगों के मन में कहीं ना कहीं जो आक्रोश होता है वह कविता द्वारा या साहित्य द्वारा या कहानी द्वारा या उपन्यास द्वारा प्रकट होता है और उसका फिर प्रभाव समाज पर भी पड़ता है। जब समाज के प्रबुद्ध लोग उसको पढ़ते हैं तो वे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या समाज में ऐसा हो रहा है। क्योंकि जैसा कि अभी प्रोफेसर शर्मा ने बताया कि लिटरेचर इज़ वर्ड, लिटरेचर इज़ मिरर ऑफ लाइफ।
लेकिन मैं कहूँगा लिटरेचर इज हाइटेंड मिरर ऑफ लाइफ। वो एक आईना नहीं रख रहा है, साहित्य समाज के सामने आईना रख करके नहीं बैठ जा रहा है, बल्कि वह ढुसुम ढुसुम करता है पीछे से। वह या तो उसको बढ़ाता है या उसे घटाकर दिखाता है जिससे प्रभावित हों। यदि हम आर्ट फिल्म की तरह से जस का तस समाज को दिखाएंगे तो उसका पाठक पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह सोचने पर मजबूर नहीं होगा। कहते हैं ना कि जहाँ पर एक कट से काम चलता हो वहाँ खून की नदियाँ बहा दी जाती हैं साहित्य में। तो इससे प्रभावित होते हैं पाठक और उस प्रभाव से वह फिर कुछ रचना करने के लिए उद्धत होते हैं। वह होता है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग के बाद फिर क्रिएटिव थिंकिंग आती है। ये एक सिलसिला चला आ रहा है। जब से मनुष्य ने भाषा सीखी तभी से उसने साहित्य रचना शुरू कर दी। Man can not live without communication. Man cannot live without talking. And talking के बाद writing. तो मैं तो ये समझता हूँ कि साहित्य समाज का दर्पण ही नहीं बल्कि समाज को दर्पण दिखाने वाली चीज़ भी है, जिससे कि हम देख सकते हैं क्या है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। साहित्य समाज को सोचने की सलाहियत अता करता है। प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीद सर, एक सवाल यह है कि साहित्य, हम ज़बान के हवाले से, लैंग्वेज के हवाले से बात कर रहे हैं कि साहित्य किस तरह से लैंग्वेज को प्रिजर्व करता है और किस तरह से उसको बेहतर बनाता है। तो इस सिलसिले में अदब के हवाले से आप कुछ इरशाद फरमाएं। जी, आपका सवाल बहुत ही अहमियत रखता है डॉक्टर आफ्ताब आलम बेग साहब। अदब और समाज में जो रिश्ता है उससे ज़्यादा करीबी और गहरा रिश्ता भाषा और साहित्य में है। अब देखिए कि भाषा के बगैर साहित्य तख्लीक़ नहीं किया जा सकता, क्रिएट नहीं हो सकता। भाषा ज़रूरी है और दोनों में जो संबंध होता है एक तरह से माँ बेटी का भी संबंध है और साथ ही साथ एक साथ मिलकर काम करने वाले दो लोगों का भी संबंध है। भाषा को अगर मोटे तौर पर देखें तो मान लीजिए कि सोना है। भाषा मिसाल के तौर पर एक सोना है और साहित्य उस सोने से बनाया हुआ कोई जेवर है। बहुत खूब। तो ये रिश्ता है दोनों में। भाषा के बगैर साहित्य वजूद में नहीं आ सकता है। और साहित्य क्या है? ज़बान को खूबसूरती के साथ, एस्थेटिक सेंस के साथ, क्रिएटिव अंदाज में इस्तेमाल करने का नाम साहित्य है। और इसके अंदर ज़िंदगी के हक़ाइक़ भी हैं और साथ ही साथ शायर का या लिटरेट लिखने वाले का उसका इमेजिनेशन भी है। दोनों, हकीकत और इमेजिनेशन दोनों मिलकर साहित्य की तख्लीक़ करते हैं और ये समाज के लिए ज़रूरी है साहित्य। और एक तरफ तो हम देखते हैं कि अगर ज़बान ना हो तो अदब परवरिश नहीं पा सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि ज़बान को आगे बढ़ाने में, ज़बान को तरक्की देने में अदब का बहुत अहम हिस्सा होता है। ये अदीब होता है, उसकी क्रिएटिविटी होती है, उसकी थिंकिंग होती है, जो ज़बान के अंदर एक्सप्रेशन के नए नए मॉडल्स, नए नए पैकर, नए नए सांचे तराशती है, जिसकी वजह से ज़बान एनरिच होती है, ज़बान को क़ुव्वत मिलती है, ताकत मिलती है। एक ही जुमला है कि आप आइए बैठिए, फिर अगर हम उसको और अच्छे अंदाज से अदा करें, अदब के अंदाज से अदा करें, आप आइए तशरीफ़ लाइए, तो ये अदब ने ज़बान को एक तरह से फ्लरिश किया, उसको आगे बढ़ाया। और ज़बान को आगे बढ़ाने के साथ ज़बान की जो तहज़ीब और सखाफ़त है वो भी जुड़ी हुई है। ज़बान तहज़ीब और सखाफ़त से संबंध रखती है, भाषा, और फिर अदब भाषा से संबंध रखता है। तीनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं। ये एक ट्रायंगल है, एक तरफ समाज है, एक तरफ कल्चर है, एक तरफ लिटरेचर है। ये तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तीनों मिलकर काम करते हैं एक साथ, और तीनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऐसा नहीं कोई इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रहकर काम करना, ऐसा नहीं हो सकता। सब जुड़े हुए हैं आपस में। अगर कल्चर ना हो तो अदब ना हो, कल्चर ना हो तो समाज ना हो, समाज ना हो तो कल्चर ना हो, समाज ना हो तो अदब ना हो, भाषा ना हो। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो अदब ज़बान को आगे बढ़ाने में बहुत अहम हिस्सा लेता है। चुनांचे आप देखेंगे कि चाहे वो
तुलसीदास हो, चाहे मीर हो, चाहे गालिब हो, चाहे फैज़ हो, सब ने ज़बानों को, अपनी अपनी ज़बान को आगे बढ़ाने में उनकी शायरी ने, उनके साहित्य ने अहम हिस्सा अदा किया है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सर, प्रोफेसर शर्मा सर, आपसे ये जानना चाहेंगे हम लोग कि अदब या लिटरेचर, साहित्य एक धरोहर भी है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने फरमाया कि ये एक तहज़ीब का हिस्सा भी है, तो इस तहज़ीब को, इस अदब को किस तरह से हम प्रिजर्व करें, एक धरोहर को हम अपनी आगे की नस्लों के लिए बढ़ाएं, इसमें साहित्य का क्या रोल है, किस तरह से हम इसको प्रिजर्व रख सकते हैं? आफ्ताब साहब, साहित्य, जैसा कि अभी कहा फरीद साहब ने कि साहित्य, भाषा, संस्कृति, समाज, इन सब का ताना बाना ऐसा है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से अलग करके उन्हें देखा ही नहीं जा सकता। और इसी के साथ मनुष्य जो है, उसकी मनुष्य होने की शर्त, जो चीज़ मनुष्य को दूसरे प्राणियों से अलग करती है, हम कहते ही हैं कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, कि साहित्य संगीत कला इत्यादि से, अर्थात भावनात्मकता से, संवेदनशीलता से जो रहित है वह मनुष्य नहीं है, बल्कि वो बिना सींग और बिना पूंछ का पशु ही है। इसका अर्थ यह हुआ, हम कहना यह चाह रहे हैं कि जो मनुष्य की पहचान है वह वास्तव में उसकी मनुष्यता है, और साहित्य का अंतिम लक्ष्य भी मनुष्य ही है। इसलिए यह बेहद ज़रूरी है कि हम ऐसे साहित्य को आगे बढ़ाएं, या ऐसा ही साहित्य कालजयी हो पाता है जिसमें इंसानी कदरें हों, जिसमें मानवीय मूल्य हों। मानवीय मूल्यों से रहित साहित्य शायद साहित्य ही नहीं। हम जो साहित्य शब्द का प्रयोग करते हैं उसी में भी यह निहित है कि सहित, तो सहित में एक तो सहित साथ होने का भाव है, सबको साथ होना, और दूसरे सहित, हित माने कल्याणकारी होना। साहित्य को सबके लिए, लोक के लिए कल्याणकारी होना चाहिए, और इस कल्याणकारी होने के लिए एक दूसरा पक्ष भी है। जो कुछ अकल्याणकारी है, जो समाज के लिए श्रेयस्कर नहीं है, उस पर चोट भी करनी है। वाह। हमारे यहाँ संस्कृत काव्यशास्त्र में जो साहित्य के प्रयोजन या उद्देश्य बताए गए हैं, उनमें एक उद्देश्य है शिवेतर क्षतये। जो शिवेतर है, अर्थात जो अशुभ प्रभाव डालने वाला है समाज के ऊपर, ऐसे तत्वों पर चोट करना। और जब आप इस अशुभ रूपी खरपतवार को हटाएंगे, काट करके साफ करेंगे, तो स्वयं ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। और अगर हम अपनी आने वाली नस्लों को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को बेहतर दुनिया देना चाहते हैं, तो बेहद ज़रूरी है कि हम ऐसे साहित्य को रचें, उसे प्रचारित प्रसारित करें, और उसे अपने चिंतन और जीवन शैली का हिस्सा बनाएं, जिसमें उदात्त की भावना हो। उदात्त यानी सब्लिमेशन जिसे आप कहते हैं, सब्लिमिटी यानी सामान्य से कुछ उच्च। और इसीलिए यह उम्मीद की जाती है साहित्य से, या श्रेष्ठ साहित्य से, या कालजयी साहित्य से, कि उसमें ऐसी कथाएं हों, ऐसे चरित्र हों, ऐसी भाषा हो जो हमें साधारण से कुछ उच्चता की ओर ले जाए। और यही वजह है कि दुनिया भर में वे साहित्य जो हैं
अनेक शताब्दियों सहस्राब्दियों के बाद भी जीवित रहते हैं, जिनमें ऐसे कथा और चरित्र नियोजित किए जाते हैं जिन्हें हम आदर्श कह सकते हैं। मैं प्रायः कहा करता हूं कि मनुष्य को मनुष्य बनाने की जिम्मेदारी कोई दूसरा डिसिप्लिन नहीं लेता। साहित्य का बिल्कुल। यानी आप कहें राजनीति शास्त्री से, आप कहें भले ही समाजशास्त्री से, किसी गणितज्ञ से, किसी वैज्ञानिक से कि मनुष्य को मनुष्य बना दो, नहीं, उनके पास मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए कुछ नहीं है। मनुष्य को मनुष्य बनाना यानी उसे उच्च जीवन मूल्यों से एक तरह से एनरिच करना, ये साहित्य के लिए ही संभव है। साहित्य मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने और मनुष्य बनाने, और मनुष्य न बन रहा हो या मनुष्येतर कुछ और बन रहा हो तो उस पर चोट करने, उसे फिर से गढ़ने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। और यहीं से ये बात उठती है कि हमें आखिर ऐसे युग में, जिसे हम विज्ञान का युग कहते हैं, या कहें कि प्रौद्योगिकी का युग कहते हैं, या कहें कि ग्लोबलाइजेशन की दुनिया कहते हैं, जिसमें व्यापार ही व्यापार जो है वो सबसे बड़ी चीज हो गई है, ऐसे वक्त में साहित्य की जरूरत क्या है? हमें लगता है कि आज के समय में शायद मानव इतिहास में इतना संक्रमण, इतना बड़ा संकट काल शायद ही कभी आया हो, जैसे संकट काल में, मूल्यों के संकट काल में हम जी रहे हैं। इस समय हमें साहित्य की सबसे ज्यादा जरूरत है, मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने के लिए, और साथ ही जो कुछ शिवेतर है, जो कुछ कहें कि मनुष्यता के लिए हानिकर जो कुछ घटित हो रहा है, उसे साफ करने के लिए हमें कुछ मेहतरों की जरूरत होती है, और वो मेहतर कलमकार होते हैं, और उनकी झाड़ू वो उनकी कलम होती है। वाह, बहुत खूब सर। आपने जैसा कि साइंस का जिक्र किया, तो प्रोफेसर गोपाल शर्मा सर, आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और जब हम साहित्य की बात करते हैं तो ज़ाहिर है भित्ति चित्रों से लेकर और फिर आगे कैसे कैसे आगे बढ़ा है साहित्य। टेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं तो गुटनबर्ग ने 1456 में प्रिंटिंग प्रेस का ईजाद करके इनकलाब बर्पा कर दिया। वो टेक्नोलॉजी की तरफ, तकनीक की तरफ एक कदम था आगे। अब वो बहुत आगे बढ़ चुकी है। हम जैसा कि सर ने फरमाया कि विज्ञान के ज़माने में हम जिंदगी गुजार रहे हैं। अब तो चैट जीपीटी से आप कविता भी लिखवा लीजिए, उपन्यास लिखवा लीजिए, सारी चीज़ें वो उपलब्ध हो गई हैं। तो यही जानना चाहेंगे सर कि ये साहित्य को कहाँ तक प्रभावित कर रही है, ये जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं? जैसा कि अभी आपने भी कहा और प्रोफेसर शर्मा ने कहा कि आज साहित्य अपनी नई करवट ले रहा है, और ये आज ही नहीं हुआ है। जब से मनुष्य ने लिखना सीखा तब से उसने यह कहना भी शुरू कर दिया कि पहले से अब कुछ बदल है। जैसा आपने कहा कि गुटनबर्ग जब आए और उन्होंने आविष्कार किया, तो एक तबका था दुनिया का जिसने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, किसी पुस्तक की प्रतियां तैयार की नहीं जानी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने कहा नहीं, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। तो हर युग में अपनी तरह का साहित्य होता है। और अब बॉब डायलन को पुरस्कार मिलता है, नोबेल प्राइज़ विनर हो जाते हैं 2016 में। वे क्या करते हैं? वे अमेरिका में गीत लिखते हैं और वाद्य यंत्र पर लेकर बजाते हैं, और वो बड़े साहित्यकार हो गए। और दुनिया की तमाम भाषाओं में इतने लेखक हैं, इतने कवि हैं, इतने उपन्यासकार हैं, इतनी भाषाएं हैं, उनमें से किसी को नहीं मिला। तो नोबेल प्राइज़ कमेटी ने कहा इनको हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इन्होंने साहित्य को
नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके इनोवेटिव तरीके से प्रस्तुत किया। तो साहित्य को चीज वही है, वही संस्कार, वही चीजें हमें दे रहे हैं, लेकिन अब उसको पेश करने का तरीका बदल गया है। जैसे भोजन हम वही खा रहे हैं कमोबेश, लेकिन अब हम उसे कहते हैं इसमें ये प्रोटीन रिच है, ये कार्बोहाइड्रेट रिच है, इसमें विटामिन है, इसमें तो और हम तभी हमें उसका वो होता है। उसी प्रकार से हमारी विधाएं बदल गई हैं। अब हम उतनी कविताएं नहीं करते, बल्कि हम कुछ और लिखना चाहते हैं, कुछ ऐसा लिखना चाहते हैं जो कविता सा लगे लेकिन कविता ना हो। क्योंकि कहते हैं क्यों कविताई कर रहा है, और ये हमेशा होता रहा। जिस समय उपन्यास शुरू हुए तो एक बड़ा तबका था, उसने कहा नहीं उपन्यास तो बिगाड़ देंगे, इनको नहीं पढ़ना चाहिए। आज हमें साहित्य की परिभाषा को विस्तृत करना है, बदलना नहीं है, उसमें और चीज़ों को समाहित करना है। पहले पुस्तक होती थी किताब, लेकिन अब कहते हैं किताब वह किताब चारों तरफ से खुली होनी चाहिए। किताब वह है जिसमें पाठक भी अपनी तरफ से कुछ जोड़ सके। अब कई लेखक मिलकर के, अब 50 लेखक मिलकर के भी एक किताब की रचना कर सकते थे। पहले रामायण लिखी तो वाल्मीकि ने लिखी, ऐसा नहीं कि वाल्मीकि ने एक ग्रुप बनाया, लेकिन आज ऐसे भी रचनाकार हैं जो केवल रचना का आइडिया देते हैं, विचार देते हैं। अमीश त्रिपाठी कहते हैं अब हमें इस विषय पर लिखना है, और उनका जो एक लेखक वर्ग है वह उसको डेवलप करता है। शशि थरूर, बड़े बड़े लेखक यही करते हैं कि वो एक आइडिया लेकर देते हैं, वो डेवलप होता है और एक रचना आती है और वो फिर बेस्ट सेलर बन जाती है। हम अब रचना के नाम से नहीं, रचनाकार के नाम से भी कई रचनाओं को पढ़ते हैं। हम किसी चोपड़ा को पढ़ते हैं तो हम उसकी पुस्तक कोई भी हो आप उसको पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें बदल रही हैं। दूसरी एक नया जो सुझाव है या रुझान है वो ये है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इसमें ले रहे हैं। कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कहते हैं हमारा यह कहने की इच्छा है, हम ये कहना चाहते हैं आप बताइए क्या करें। चैट जीटीपी आपको बताती है कि आप ये कर लें, हम वो करते हैं और फिर कहते हैं हमने ऐसा किया, क्या ये ठीक है, थोड़ा इसमें तकसीम तरमीम कर दीजिए। तो इस प्रकार से एक तो माध्यम बदल गए हैं। अब हम किंडल पर पढ़ते हैं, अब हमें पुस्तक तुरंत चाहिए। यदि हमें कोई पुस्तक पसंद आती है अमेज़ॉन से हम तुरंत पेमेंट करके तुरंत उसको पढ़ते हैं। और यह भी हो गया है कि एक दूसरा वर्ग तैयार हो रहा है जो अमेज़ॉन पर उस पुस्तक को लेता है, किंडल पर पढ़ता है और पसंद आने पर उसको फिर वह खरीदता है और अपनी लाइब्रेरी में रखता है। जिस प्रकार से लोग अपने घरों में बार काउंटर बनाते हैं, ऐसे ही बुक काउंटर भी बनाने लगे हैं। तो धीरे धीरे करके हम उस गोल चक्र में घूमते हुए आ रहे हैं हम पुस्तक पर ही। हमारे लिए आज भी वह उपन्यास, हमारे लिए क्या पूरे मैं समझता हूँ कि पूरे इस एरिया में, यदि अफ़गानिस्तान में भी काइट रनर नाम का उपन्यास लिखा जाता है तो उसमें पतंगबाज बच्चे के जिक्र होता है, लेकिन साथ ही साथ तालिबान के प्रति उसके अंदर वो वह भाव भी है कि इसके कारण से हमें पतंग उड़ाने से रोका जा रहा है, जो हमारी संस्कृति का, जो हमारी सामाजिक संस्कृति का। और वह उपन्यास मिलियंस ऑफ कॉपी बिकती हैं अमेरिका में। इसका मतलब हमारी भावनाएं बिल्कुल वही हैं, हम वैसा ही सोचते हैं। परिवार अभी भी हमारे केंद्र में है। एक दूसरा पक्ष भी है जहाँ साहित्य जा रहा है, वह है प्लान 75। प्लान 75 में क्या है कि कई रचनाकार विध्वंसक प्रवृत्ति का भविष्य दिखाते हुए हमें डायस्पोरिक नॉवेल्स की तरफ ले जा रहे हैं, जिसमें विध्वंस दिखाया जा रहा है कि एक ऐसा युग आएगा जापान में या किसी देश में जहाँ पर 75 साल के वृद्धों को इच्छा मृत्यु दे दी जाएगी या उनके पुत्र उनका अंतिम संस्कार कर देंगे उनके मरने से पहले ही। तो एक खतरनाक भविष्य के प्रति भी, फ्यूचर शॉक, ये 1975 से इस तरह का भी चला है। तो साहित्य के मूल्य बदल रहे हैं, साहित्य के मानदंड बदल रहे हैं, साहित्य के पाठक बदल रहे हैं और साहित्य की भंगिमा बदल रही है, लेकिन उसके केंद्र में वही मनुष्य है। प्रोफेसर फरीद सर, आज की ज़िंदगी भागदौड़ भरी ज़िंदगी है और
आदमी स्ट्रगल में मुब्तला है जिधर देखिए। तो इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में शेर व नगमा एक सुकून फराहम करता है, लिटरेचर एक सुकून फराहम करता है, तो आदमी उसकी तरफ जाता है। और एक बात ये भी है कि दूसरा रुख जो बयान करते हैं स्कॉलर्स के, वो एक फ़रार की तरफ भी जाता है कारी। तो इसमें कैसे हम आहंगी पैदा करें सर? देखिए डॉक्टर साहब, बात दरअसल ये है कि इंसान का जो वजूद है, उसका एग्जिस्टेंस जो है, वो सिर्फ मादा नहीं है, वो सिर्फ फिज़िकल बॉडी नहीं है जी। उस फिज़िकल बॉडी के अंदर एक और चीज़ है, तभी वो इंसान है। वो चीज़ है रूह कहिए उसको, कॉन्शियस कहिए, माइंड कहिए। तो दोनों का मजमुआ है इंसान, एक आत्मा और उसका दूसरा जिस्म। इंसान की जो भागदौड़ है, इस जैसा कि ऋषभ देव शर्मा जी ने कहा कि ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में, कंज्यूमरिज्म के इस दौर में आदमी इतना मसरूफ़ हो गया है अर्निंग के लिए, कमाने के लिए, कि मैं तो कहता हूँ कि आदमी के पास खुद अपने आप से मिलने के लिए वक्त नहीं है, इतना मसरूफ़ हो गया है। लेकिन इतनी मसरूफियत और इतनी भागदौड़ के बावजूद अगर उसको तन्हाई के कुछ लम्हे मिलते हैं तो वो सोचने पर मजबूर होता है कि मैं इतना कमा रहा हूँ, इतनी मेरी पुरऐश ज़िंदगी है, लग्जरियस लाइफ है मेरी, सब कुछ है मेरे पास, बंगला है, कार है और बिल्कुल वेल डेकोरेटेड फ्लैट है, सब कुछ है, लेकिन क्या दिल का सुकून है, क्या जहन का सुकून है? तो ये जो कमी है उसकी ज़िंदगी में, जो खला है, वो खला उसको हमेशा जो है बेचैन रखता है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है कि शायरी मुसरत से शुरू होती है, पोएट्री बिगिंस विथ प्लेजर एंड एंड्स इन इनसाइट। बसीरत तो मुसरत से शुरू होती है, बसीरत पे ख़त्म होती है। तो ऐसे इंसान के लिए जो अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ कमी महसूस कर रहा है, तो उस कमी को पूरा करता है साहित्य, अदब पूरा करता है कि अदब के मुताले से उसके जहन को एक आसूदगी मिलती है, एक सुकून मिलता है, और वो देखता है कि ये मटेरियलिस्टिक लाइफ ही सब कुछ नहीं है मेरे लिए, बल्कि इस लाइफ ने, इस अर्निंग ने, इस कंज्यूमरिज्म ने मेरे अंदर से जिन चीज़ों को ख़त्म किया है, वो चाहे जज्बात हों, इंसानियत हो या रिश्तों की पासदारी हो, ये सब ख़त्म हो गया है। आदमी सिर्फ जो है सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, ख़ानदान की ज़िंदगी का तस्वुर ख़त्म हो गया है, रिश्तेदारों से ताल्लुक़ात का तस्वुर ख़त्म हो गया। आदमी पास वक्त नहीं है कि अपने रिश्तेदारों से बात करे, रिश्तेदारों से मिले, ताल्लुक़ात मेंटेन करे, इवन अपने माँ बाप की खिदमत करे, माँ बाप को वक्त दे, माँ बाप से बातचीत करे, इसके लिए भी उसके पास वक्त नहीं है। तो अदब उसको सोचने पर मजबूर करता है कि उसकी जो ज़िंदगी है क्या सही डगर पर जा रही है या नहीं जा रही है। तो अदब उसको रास्ते पर लाता है और उसकी ज़िंदगी में जो कमियां रह गई हैं, अदब के ज़रिए से एक तरह उस कमी को पूरा करता है। अरिस्टोटल कहता है कैथारसिस, शायरी के ज़रिए इंसान के अंदर कैथारसिस होता है, उसके जज्बात का तस्फिया या तनक़ी होती है। वो कैसे होती है? जैसे अभी पतंगबाज का जिक्र किया डॉक्टर शर्मा साहब ने, प्रोफेसर शर्मा ने। हम देखते हैं कि एक बच्चा पतंग उड़ाता है तो वो एंजॉय करता है पतंग उड़ाने को, लेकिन साथ में दूसरा बच्चा ठहरता है, उसको भी एंजॉयमेंट मिलता है। वो पतंग उड़ती है, हवा में जाती है, ऊंची होती है, दूसरी पतंग से पेश लड़ती है और फिर ये दूसरी पतंग को काटता है, तो काटने वालों को जितना मज़ा आता है उस गेम में, बाजू जो उसके बच्चा ठहरा हुआ है दोस्त, उसको भी उतना मज़ा आता है। तो शायर या अदीब जिन तजुर्बात से गुज़रता है, गुज़रने के बाद वो कविता लिखता है, नावल लिखता है, शॉर्ट स्टोरी लिखता है, तो उसको पढ़ने के बाद जो उसका रीडर होता है वो भी उन तजुर्बात से गुज़रता है, उसी कैफियत को महसूस करता है, उसी तरह एंजॉय करता है जैसा कि क्रिएटर ने किया था, शायर अदीब ने किया था। तो इस वजह से ये जो रिश्ता है अदब से आदमी का, इंसान का, आज के समाज में जो कट सा गया है, अदब जो है उस रिश्ते की कटने की वजह से जो नुकसान पहुंचा है इंडिविजुअल को भी इनफरादी सतह पर और टोटली जो है समाज को भी नुकसान पहुंचा है। समाज में आज हम देखते हैं कि क़दरें ख़त्म हो गई हैं, वैल्यूज़ तबाह हो रहे हैं, इंसानियत बाकी नहीं रही है, अमन, सुकून, सलामती, एक दूसरे का एहतराम, इज़्ज़त, पड़ोस के लिए क्या हुकूक़ हैं, सब ख़त्म होते जा रहे हैं ना। तो अदब जो है उन चीज़ों को दोबारा पैदा करने की कोशिश करता है।
मैं एक छोटी सी कहानी की मिसाल देता हूँ। प्रेमचंद की कहानी है पंचायत। आप देखेंगे कि उस कहानी के अंदर दो दोस्त होते हैं और जब तनाज़ा पैदा होता है और एक दोस्त को सरपंच पंच बनाया जाता है, तो वो दोस्त पंच की सीट पर बैठने के बाद, पंच परमेश्वर, हाँ, पंच पंच परमेश्वर, परमेश्वर, तो वो अपने दोस्त के खिलाफ जजमेंट देता है। तो उसके दोस्त को बड़ा गुस्सा आता है, बहुत वो नाराज़ हो जाता है कि मेरा दोस्त होते उसने मेरे खिलाफ जजमेंट दिया। लेकिन सेकंड टाइम ऐसा होता है कि वो जो दोस्त था वो पंच परमेश्वर बनता है और ये दोस्त जयपाटी बनता है। तो उस वक्त सीट पर बैठने के बाद उसके दिल में एक भावना आती है कि उस वक्त उसने मुझे नुकसान पहुंचाया था, मैं इसको नुकसान पहुंचा सकता हूं। लेकिन अंदर से फिर उसके कॉन्शियस ने उसको आवाज़ दी, उसके ज़मीर ने आवाज़ दी कि नहीं, ये गलत है, कि पंच की सीट पर बैठने वाला परमेश्वर होता है, उसका काम इंसाफ करना है, इंतकाम लेना नहीं। तो ये जो वैल्यू है समाज में, इंसाफ की क्या वैल्यू है, ये कहानी के ज़रिए वाज़ेह होती है। तो ये कहानियाँ ख़त्म हो गई, कहानियाँ पढ़ने का सिलसिला ख़त्म हो गया, इंसान के पास मुताले के लिए वक्त नहीं रहा। अब ये इंसान इब्तिदा में तो ये होता था कि हम ऑफिस से थके मांदे आ गए, चाय पी ली, फिर उसके बाद मैगज़ीन खोल कर बैठ गए। अब ऐसा नहीं होता है, इंसान ऑफिस से आता है, चाय पी ली या कॉफ़ी पीता है और मोबाइल खोल के बैठ जाता है। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है अदब के मुताले में और मोबाइल के मुताले में। तो इस फ़र्क की वजह से शायद हमारे समाज में, हमारे आज के दौर में कुछ कमियां रह गई हैं। अदब इन कमियों को पूरा करता है। अदब का रिश्ता इंसान से बहुत गहरा और मज़बूत है। सर, अब हम कुछ स्टूडेंट्स की पर्सपेक्टिव में बात कर लें कि जैसा कि साइंस का भी जिक्र हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात हुई। स्टूडेंट के हवाले से जब हमें देखते हैं कि स्टूडेंट्स उन विषयों को ले रहा है जिनमें रोज़गार के मौक़े ज़्यादा हैं, मसलन मेडिकल हुआ, इंजीनियरिंग हुआ, या बहुत सारे और से फील्ड्स हैं अभी। तो इस सिलसिले में स्टूडेंट ये साहित्य क्यों पढ़े? देखिए, एक तो इसका बड़ा आदर्शवादी उत्तर हो सकता है, और वो ये कि क्या ज़रूरी है कि हम सब कुछ सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ही पढ़ें, रोज़गार के लिए ही पढ़ें। जब हम बार बार कह रहे हैं कि हमें आत्मा के लिए खुराक चाहिए, हमें चेतना के लिए खुराक चाहिए, हमें अपने मन के लिए खुराक चाहिए, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो हमारा मानसिक संतुलन है। इस मानसिक संतुलन को अगर आप केवल विज्ञान और कॉमर्स या कहें कि रोजगार को इसके ऊपर लादते जाएंगे तो ये संतुलन बिगड़ जाएगा। तो इस संतुलन को बनाए रखने के लिए बेहद ज़रूरी है कि चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो किताब के फॉर्म में हो, चाहे वो आर्ट के फॉर्म में हो, चाहे वो किसी विजुअल जो आर्ट्स हैं उनके फॉर्म में हो, हमें साहित्य की ज़रूरत है। तो मनुष्य के, जिसे आप कहते हैं व्यक्ति के या विद्यार्थी के चरित्र और व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए जहाँ दूसरी तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं, वहीं साहित्य और कला भी बेहद ज़रूरी है, वरना वह आदमी अधूरा रहेगा, भले ही दुनियावी लिहाज से वो कितना ही सक्सेसफुल क्यों न हो। और दूसरी चीज़ ये कि किसने कहा कि साहित्य और भाषा में रोजगार नहीं है। साहित्य और भाषा में आज तो अभी कहा गया ना कि साहब हम कम्युनिकेशन विस्फोट के युग में जी रहे हैं, तो यहाँ तो कम्युनिकेशन के क्षेत्र में इतना सारा रोजगार है, इतने दरवाजे खुले हुए हैं। आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, केवल किताब पढ़ने से काम नहीं चलेगा। उसके साथ जो साहित्य के साथ, भाषा के साथ, कला के साथ जो जुड़ी हुई स्किल्स हैं, जो जुड़े हुए कौशल हैं, उनमें अगर आपने महारत हासिल की तो आप इस दुनिया के बड़े काम की चीजें, आपकी कलम में, आपकी ज़बान में ताकत होनी चाहिए, आपके विचार में, आपकी मानसिकता में, आपके सोच में क्रिएटिविटी होनी चाहिए। और इस सब के लिए हमें साहित्य की ज़रूरत होती है। इसलिए मैं अपने विद्यार्थियों से ये निवेदन करूँगा कि वे सब कुछ पढ़ें, लेकिन साथ में भाषा और साहित्य भी अवश्य पढ़ें, नहीं तो
आदमी के रूप में उनके अधूरे रहने का खतरा पैदा हो जाएगा। इसी के साथ सर प्रोफेसर गोपाल शर्मा सर और प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीद सर, हम दोनों से ये चाहेंगे कि जैसा कि सर ने जिक्र किया, स्टूडेंट्स के लिए, तलबा के लिए कुछ पैगाम देना चाहें इस सिलसिले में, तो आप दोनों से गुजारिश है कि आप कुछ पैगाम हमारे तलबा को दें। स्टूडेंट्स के लिए तो यही पैगाम है, जैसा कहा गया कि उन्हें अपने आप को लिटरेचर या लैंग्वेज तक सीमित नहीं रखना है। उन्हें हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप आओ और किसी यूनिवर्सिटी में अपने 2 साल लिटरेचर पढ़ते हुए आप जिसे कहते हैं कि उसमें ज़ाया करो। हम आपसे ये कह रहे हैं कि साहित्य और भाषा आप जो भी पढ़ रहे हैं उसमें बहुत काम आने वाली है। हिंदी में कहते हैं सोने में सुहागा। यदि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, चाहे आप साइंस पढ़ रहे हैं, चाहे आप मेडिसिन पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको अभिव्यक्त तो अपने आप को करना ही पड़ेगा। अभिव्यक्ति कौशल, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग और अपनी बात को समाज में अच्छी तरह से पेश करने का जो हुनर है वह आपको साहित्य की विविध विधाओं के पढ़ने से ही आएगा। जब आप नाटक को पढ़ते हैं और नाटक में भाग लेते हैं तो आप केवल नाटक ही नहीं खेलते हैं बल्कि जीवन का एक रिहर्सल करते हैं। इससे कभी दूर न होना। अगर आपने ये सोच लिया कि ये सारी की सारी विधाएं समय का बर्बाद कर रही हैं, समय का नाश कर रही हैं, तो आपको तब पता चलेगा जब समय निकल जाएगा। हम अपने अनुभव से बताते हैं कि साहित्य, संगीत, कला बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए। जीवन में पैसा आपके लिए ज़रूरी हो सकता है, लेकिन पैसा वह आनंद नहीं दे सकता, खुशी दे सकता है। यदि आपको जीवन में आनंद चाहिए तो आप इन सब चीज़ों से मुँह न मोड़ें। और जब आप एक लाइन लिखेंगे, एक पंक्ति अपनी लिखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि उसका स्वाद क्या है। उस स्वाद को आप जीवन भर नहीं भूल सकते। हम आपको फिर आगाह करते हैं, चेताते हैं कि आप इसे छोड़ें नहीं किसी भी हालत में, और धन के लालच में तो बिल्कुल भी नहीं। वाह, बहुत खूब सर। प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीद सर। हाँ, मैं प्रोफेसर ऋषभ देव जी से और प्रोफेसर गोपाल शर्मा साहब से पूरी तरह इत्तेफाक करते हुए ये 2 बातें मैं रखना चाहूँगा आखिर में जी। एक तो ये कि हमारे स्टूडेंट्स, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हो, किसी भी लाइन के हो, ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र, किसी भी शोबे से उनका ताल्लुक़ हो, वो अपनी लाइन में काम करते हुए कभी कभी शायरी भी पढ़ लिया करें। दिल की आवाज़ है शायरी, उससे आपको आनंद मिलेगा। और दूसरे ये कि देखिए, नॉलेज ही सब कुछ नहीं है। आप टेक्निकल नॉलेज हासिल कीजिए या किसी और शोबे में नॉलेज हासिल कीजिए, मैं कहता हूँ कि नॉलेज सब कुछ नहीं है जब तक कि उसका रिश्ता अखलाक या एथिक्स से ना जोड़ा जाए। एथिक्स और एजुकेशन दोनों ज़रूरी हैं। तो आप साइंस पढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं, टेक्नीशियंस बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। साइंटिस्ट बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए कि हमारे जो अब्दुल कलाम थे, वो इतने बड़े साइंटिस्ट थे लेकिन शायरी भी करते थे। बहुत खूब। तो ये जो है शायरी और साहित्य और फाइन आर्ट्स जो है रूह की तसल्ली के लिए, रूह की खुराक है। तो आपको इस रूह के पहलू का एस्पेक्ट को भूलना नहीं चाहिए, वरना ये पहलू आपका अधूरा रह जाएगा। दूसरी बात यह है कि किसी भी ज़बान के साहित्य को पढ़ने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। उसको रोज़गार का ख़तरा है, ये हरगिज़ नहीं समझना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूँ कि आज का दौर मेरिट का दौर है। अगर आप अपने सब्जेक्ट में मेरिटोरियस हैं तो यकीनन आपकी कदर है, आपके लिए रोज़गार है। तो मैं हर एक स्टूडेंट से कहता हूँ कि वो अपने सब्जेक्ट में मेरिटोरियस रहे, सबसे क्या कहते हैं कि सबसे आला तरीन, सबसे अव्वल, सर्वश्रेष्ठ रहे वो, तो सबसे बेहतरीन रहेगा। उसको रोज़गार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो मेहनत कीजिए, लगन से काम कीजिए और अपने सब्जेक्ट के साथ मुखलिस और सिंसियर बनिए, तभी जो है ज़िंदगी में कोई मकाम हासिल कर सकते हैं। रोटी रोज़गार की फ़िक्र मत कीजिए। वाह, बहुत खूब सर। अपने फील्ड में सर्वश्रेष्ठ रहें और तवाज़ुन को बरकरार रखें। आज का प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। हम अपने तमाम मेहमानों प्रोफेसर ऋषभ देव शर्मा सर, प्रोफेसर गोपाल शर्मा सर, प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीद सर, सभी का शुक्रिया अदा करते हैं।
आइंदा हम किसी और मौजू के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आदाब।